फिल्म की शुरुआत में 3 वैज्ञानिकों को समुद्र तट की ओर चलते हुए दिखाया गया है। मृत जायंट के बारे में यह कहानी हमें स्टीवन के एक आदमी द्वारा बताई जाएगी। कल से एक दिन पहले इस समुद्र में भीषण तूफान आया था। नतीजतन एक मृत विशालकाय समुद्र तट पर बह गया, और जब उन्होंने विशालकाय को देखा तो मछुआरे दंग रह गए। वे पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। जब लोग समुद्र तट पर जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए केवल विशाल कहानियां होती हैं। वैज्ञानिक खुद समुद्र तट पर जाने का फैसला करता है। वे अपने सामने विशाल को देख रहे थे। उन्होंने इसके बारे में कई बार सुना है। बहुत सारे लोग थे जो विशाल को देखने आए थे। कोई उसे छू नहीं रहा था। सब उससे डरते थे। स्टीवन और उसके आदमियों का अनुमान है कि उसका वजन लगभग 80 टन है। स्टीवन का दावा है कि विशालकाय की उम्र का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। स्टीवन अपनी नाक और आंखों को देखते हुए कहते हैं कि वह एक युवा विशालकाय है। वैज्ञानिक विशाल के शरीर के पास खड़े होकर शोध कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन उस विशाल के हाथ के पास चला जाता है। देखने में तालाब जैसा लग रहा था। उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें पानी जमा होने के बाद वह तालाब जैसा प्रतीत होता है। छोटी मछलियां उसमें तैर रही थी। स्टीवन का कहना है कि विशालकाय के आकार से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये दिग्गज अभी भी मौजूद हैं। वे समुद्र तट पर खड़े लोगों की तुलना विशालकाय से करते हैं। वे विशाल की अधूरी प्रतियां हैं। स्टीवन उन्हें देखकर चौंक गए। इस बीच उनके सहयोगी विशालकाय के ऊपर चले गए। वह उपस्थित लोगों को सूचित करती है कि वह सुरक्षित है। यह सुनकर वे सब उस दानव के शरीर पर आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वे खुश हो जाते हैं। कोई विशाल के शरीर पर उछलते हुए अच्छा समय बिता रहा था। स्टीवन इसे छूता भी नहीं है, उस पर भी नहीं जाता है। दूसरी ओर उनके सहयोगी विशाल के बारे में नोट्स बना रहे थे। समय के साथ विशाल के साथ खेलने वाले लोगों की संख्या घट रही थी, क्योंकि सभी अपने अपने घरों को जा रहे थे। स्टीवन 3 दिन बाद फिर यहाँ आता है। उनका दावा है कि उस विशाल में उनकी रुचि बढ़ गई है। उन्हें राक्षस पर नजर रखने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। विशाल अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक जीवित लग रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे विशाल पर फिसल रहे थे। कुछ लोग इस विशालकाय को काटने की तैयारी कर रहे थे। वह देर से विशाल के पास रुकने का फैसला करता है, तो विशाल के पास कोई नहीं होगा। विशाल के पास आकर उसने देखा कि विशाल सड़ रहा है। उसके शरीर के अंग अजीब लग रहे थे। वह उस विशाल के कान पर एक लड़की को देखता है। वह विशाल के कान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। स्टीवन ने नोटिस किया कि विशाल का युवा रूप गायब हो रहा है। अब वह जवान नहीं दिख रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि समुद्र में लंबे समय तक रहने के कारण उनके ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। स्टीवन ने उस विशालकाय के चेहरे पर एक कीट को देखा। यह उसके मुंह के अंदर जा रहा था। स्टीवन सोच रहा था कि कीड़ा आने से पहले ही दानव का सड़ांध हो जाएगा। स्टीवन साहस के साथ विशाल में चला जाता है। यह पूरी तरह सड़ चुका था। अन्य भागों को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। यहाँ उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज छुपी हुई है। यह उसकी आंखों को एक तालाब का रूप दे रहा था। स्टीवन सोचता है कि उसकी आंखों में उसकी छाया को देखते हुए क्षय होने का दर्द उस दर्द से कम है जो अकेलेपन ने उसे दिया था। फिर वह चला जाता है। अगले दिन स्टीवन देखता है कि विशाल के हाथ और पैर सड़ गए हैं। अब वह अपने शरीर को देख रहा था। विशाल के शरीर का अपमान किया जा रहा था। इंसानों के अलावा कोई और नहीं था जो उसका अपमान कर रहे थे। दैत्य भी मानव सदृश प्राणी था। अगले दिन विशाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि विशाल का सिर भी हटा दिया गया है। पक्षी और कीड़े विशाल को खा रहे हैं। सिर के बिना उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। इसके साथ स्टीवन के विशाल के साथ संबंध बिगड़ गए, जिसे लाश ने बनाया था। फिर वह कुछ दिनों तक समुद्र तट पर नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद जब वह बीच पर आता है तो उसे देखकर चौंक जाता है। विशाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। केवल विशाल की सड़ी हुई कमर बची है। अब वे सभी विशालकाय में रुचि खो देते हैं। लोग कुछ महीनों के बाद विशाल के प्रवेश को भूल जाते हैं। हर जगह सजावट के टुकड़ों के रूप में विशालकाय के अलग अलग हिस्से थे। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन ने जमीन में विशालकाय की खोपड़ी को नोटिस किया। उसका मानना कि अगर वह खोजेगा तो उसे आंख और नाक की हड्डियां भी मिलेंगी। स्टीवन के अनुसार स्टीवन के दिमाग में जो यादें हैं, उसकी तुलना में विशाल की हड्डियों द्वारा सजावट के टुकड़े अच्छी तरह से बनाए गए थे। विशालकाय के शरीर के कुछ हिस्सों को सकस में भी रखा गया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिसने उस विशाल को देखा है जिसे वे मानते हैं उसे राक्षस जो मर गया था, उसके लिए विशाल अभी भी जीवित था। अपने सपनों में
वह अक्सर विशाल को अपने शहर से निकलते हुए देखता है। समुद्र में वापस जाने के लिए वह शहर से अपने शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहा था। यह फिल्म हमें एक गहरा संदेश देती है कि कैसे एक इंसान दूसरे लोगों के जीवन में प्रवेश करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। वह लोगों को सिखाता है और लोगों से सीखता है। जब वह दुनिया छोड़ देता है तो लोग उसे दिन, महीने और साल भी भूल जाते हैं, कोई उसे याद नहीं करता। उसी तरह हमने इस फिल्म में देखा, एक विशाल कैसे आया और दूसरों को आकर्षित किया। फिर कुछ हुआ और दिन, महीने और साल बीत जाने के बाद कोई उसे याद नहीं करता। दरअसल यही मानव जीवन का कड़वा सच है। लोग इंसान को तब तक याद रखते हैं जब तक वह जिंदा रहता है। अगर इंसान कुछ दिनों बाद मर जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। अब मैं हिमयुग फिल्म के बारे में बताऊंगा। फिल्म की शुरुआत में एक जोड़े को दिखाया गया है। उन्हें एक नए अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। दुष्ट नाम के आदमी को अपने घर में कुछ चीजें लाते हुए दिखाया गया है। उनकी पत्नी गेल घर का सामान रख रही थी। गेल ने नए अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज देखा। इसे मकान मालिक ने इस घर में छोड़ दिया है। गेल फ्रिज को लेकर चिंतित थे। पुरानी तकनीक में कुछ अद्भुत है। इस पर गेल ताना मारते हुए कहते हैं, हाँ, यह खराब मोटर लगी है। वह नया फ्रिज लगाना चाहती हैं, लेकिन रूज नया फ्रिज नहीं खरीद सकते थे। गेल अपने पति की चतुराई को नजरअंदाज करती हैं। इस मुद्दे को छोड़ते हुए वे पे का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे शिफ्टिंग से थक चुके थे। जब दुष्ट फ्रिज से कुछ बर्फ लेने जाता है तो वह उसे बर्फ के टुकड़ों से ढका पाता है। वह बमुश्किल बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकालता है और उसे अपने पे में रखता है। वे एक साथ बैठते हैं और अपने घर की खुशियां मनाते हैं। पे का एक घूंट लेने के बाद उसे पे में एक संरचना दिखाई देती है। जब उसे पता चलता है कि यह एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गेल को आइस क्यूब दिखाता है और पूछता है, क्या आप इसमें कुछ देख रहे हैं? गेल तुरंत आवर्धक कांच लाता है। वे आइस क्यूब में जमे हुए एक छोटे जीव को देखते हैं। जीव को देखकर वे चौंक गए और भ्रमित हो गए। यह इतना छोटा था कि उन्होंने नोटिस किया कि यह छोटा जीव शिकार कर रहा है। वे इसके शरीर में भाले देखते हैं। यह देखकर वे और भी हैरान हो गए। गेल फौरन सारे बर्फ के टुकड़े फ्रिज से निकाल लेते हैं। यहाँ यह पता चला है कि एक मध्यम आयु वर्ग की सभ्यता फ्रिज के अंदर काम कर रही है। फ्रिज में समय तेजी से बीत रहा था। एक सेकंड फ्रिज में एक सप्ताह के बराबर है। यह देख पति पत्नी हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। नागरिक भी उन्हें घूर रहे थे। वे छोटे थे इसलिए उन्हें विशाल मान रहे थे। इसके बाद भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद दुष्ट उस जीव को अपने घर के पौधे में दबा देता है। क्या वे उन्हें भगवान मान रहे हैं? आइस क्यूब से उन्हें जो छोटा जीव मिलता है, गेल फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। फ्रिज खोलने पर उन्होंने देखा कि शहर मध्य से औद्योगिक युग में बदल गया है। कुछ ही समय में, क्योंकि वे थोड़े समय के लिए फ्रिज से दूर थे। लेकिन शहर में सदियां बीत गईं। इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बनी थीं। दुष्ट यह सब देखकर दुखी था। वह उस समय को याद कर रहा था जो उन्होंने शुरू में देखा था। वे उन्हें क्या मानते हैं? क्या वे उन्हें भगवान मान रहे हैं? इस बीच वे दो निर्माण श्रमिकों को फ्रीजर में बात करते हुए देखते हैं। हम उन पागल दिग्गजों को हर दिन देखते हैं जो उन्होंने कहा, हम गेल के दांतों में ब्रोकोली देखकर बीमार हैं। औद्योगिक समुदाय को आधुनिक समुदाय में बदलते हुए, इमारतों को देखते हुए वहां अधिरचना में बदल गए थे। इसके साथ वे छोटी उड़ान देखते हैं। दुष्ट ने उन्हें विमानों के लिए गलत समझा और वे समय बीतने के साक्षी थे। दुष्ट हैरान था और सोचता है कि अगर यह हमारी दुनिया के समान है तो इस आधुनिक युग के बाद क्या होगा। इस बीच उन्हें पास में एक बिजली की वस्तु दिखाई देती है। बदमाश चौंक जाता है। यह क्या है? वह इसे देखने के लिए पास जाता है। फिर वह एक जोरदार झटके से काफी दूर गिर जाता है। गेल उनकी मदद के लिए उनके पास जाते हैं। उसने देखा कि उसका चेहरा झुलस गया है। उन्होंने देखा कि यह एक लांछा था। युद्ध चल रहा था जब वे पास गए। सब कुछ वहीं खत्म हो गया। उन्होंने फ्रीज बंद कर दिया क्योंकि वे संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बाद में वे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और अपने भोजन का आनंद लेते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका है। उन्होंने फ्रीज नहीं देखा है। युद्ध समाप्त हुआ या नहीं? दुष्ट कहता है कि हमें फिर से फ्रिज खोलना होगा। इस बार वे डर गए। सब कुछ नष्ट होते देख वे डर गए। फ्रिज खोलकर वे हैरान रह जाते हैं। युद्ध समाप्त हो गया है और छोटे लोगों ने सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया है। वे वहां उड़ने वाली छोटी कारों को भी देखते हैं। वे नगर में मोतियों की तरह चमक उठे। वे इसकी तुलना अपनी दुनिया से करते हैं।
यह एक भविष्यवादी दुनिया थी, जिसमें आसमानी इमारतें इसे एक अच्छा रूप दे रही थीं। फिर शहर एक पिरामिड में बदल जाता है। इससे कई पंक्तियां जुड़ी हुई थीं। दुष्ट और गेल ने यह मान लिया था कि हर कोई पिरामिड में रहता है। पिरामिड संरचना पूरे शहर को समाहित करने लगती है। यह एक विशाल ऊर्जा दीवार में बदलते समय विस्फोट करती है। इससे उनके पूरे किचन में चांदी की चिंगारी फैल गई। वे इसे घूर रहे थे। वे इसे काल्पनिक दुनिया का हिस्सा मान रहे थे। चिंगारियां जुगनू की तरह दिख रही थी। बाद में चिंगारियां एकत्रित होकर फ्रीजर में लौट आती हैं। सब कुछ पल भर में गायब हो गया। इसे लेकर वे असमंजस में थे। दुष्ट को विश्वास था कि वे लौट आएंगे, लेकिन गेल को विश्वास था कि सब कुछ खत्म हो गया है। वास्तव में यह सब दुनिया को हटाने का प्रदर्शन करता है। दुष्ट फ्रिज बंद कर देता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्होंने कुछ ही घंटों में मानवता के रेखाचित्र को देखा और भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। दंपति अगली सुबह अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करते हैं। कल के बारे में उनके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। वे फिर से फ्रीजर को सस्पेंस में देखते हैं। जब छोटे इंसान लौटते हैं, वे डायनासोर का मांस खा रहे थे। वे डायनासोर से दूर भाग रहे थे। इसका मतलब है कि अब मानवता की शुरुआत दिखाई गई है। यह फिल्म भी इस जोड़े के एक शॉट के साथ समाप्त होती है।